हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई पेपर 8 के नोट्स डिस्कस करूंगी। यूनिट 1 के आपका पेपर 8 है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी। इस पेपर के हम यूनिट 1 इस वीडियो में कवर करेंगे। यूनिट 1 अगर पूरी नहीं हो पाई तो कोशिश करूँगी कि 1.1, 1.2 और 1.3 तीनों ही मैं इस वीडियो में आपके कवर कर पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊँगी मैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका। और प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यूनिट 1 एजुकेशनल ट्रेंड्स। आपको इसमें सारी एजुकेशंस के बारे में पढ़ना है। जो हियरिंग और स्पीच डिसेबिलिटी वाले बच्चे थे, उनकी एजुकेशन को लेकर पहले से लेके अब तक कितना डेवलपमेंट किया गया और क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, ये पूरा इस चीज़ के बारे में आप इसमें जानकारी लोगे कि जो डेफ बच्चे थे हमारे, स्पेशल और स्पीच डिसेबिलिटी के, उनकी पिछले टाइम की एजुकेशन किस हिसाब की थी और पिछले टाइम से लेके अब तक के टाइम में उनकी एजुकेशन में किस तरह से बदलाव किए गए, क्या क्या उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराई, कैसे उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए। ठीक है, और किस तरह से उनकी एजुकेशन में चेंजेस लाए गए। ये पूरा इस टॉपिक में जानेंगे। तो आपका 1.1 है एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी। सुनने और बोलने में असक्षम वाले बच्चों के लिए शिक्षा का विकास। कि जो सुनने और बोलने में असक्षम रहते हैं, उन बच्चों के लिए एजुकेशन में किस तरह से विकास किया गया। ठीक है, और हाँ, आपको मेरे चैनल पे जो नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। ठीक है, तीनों ही कोर्सेज़ के आपको नोट्स दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। ये नहीं है कि हिंदी में ही मिले या फिर इंग्लिश में मिले, दोनों ही लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलेंगे। ओके, the education of children with hearing and speech disability has evolved significantly over the years, reflecting changes in understanding, technology and educational practice। कि जो HI वाले बच्चों के लिए और स्पीच डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए पिछले कुछ वर्षों की एजुकेशन जो थी, उनकी शिक्षा थी, वो काफ़ी सीमित थी और उसमें रिसोर्सेज भी क्या थे, काफ़ी सीमित थे। पर आज के टाइम में जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ी, ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, तो उनकी टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट किया गया। उनकी जो एजुकेशनल नीड्स है, सारी ही एजुकेशनल नीड्स को फुलफ़िल किया गया। ओके, पॉइंट नंबर 1, अर्ली 20th century education for children with hearing and speech disability was often segregated with limited resources। कि पहले 20 सेंचुरी में क्या था कि 20वीं सदी में क्या थी एजुकेशन, एचआई वाले बच्चों के, स्पीच डिसेबिलिटी वाले बच्चों की एजुकेशन वो सीमित थी और लिमिटेड रिसोर्सेज थे। ठीक है, स्कूल्स फॉर द डेफ एंड स्पीच थेरेपी सेंटर वेयर द प्राइमरी ऑप्शन, फोकस मेनली ऑरलिज्म, टीचिंग स्पीच एंड लिप रीडिंग फॉर द डेफ। कि पहले के टाइम में जो डेफ बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी सेंटर्स थे, स्कूल थे, वो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करते थे, बच्चे की स्पीच टीचिंग पर और बच्चे की लिप रीडिंग पर। वो इतना एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते थे जितना वो बच्चे की स्पीच का डेवलपमेंट करने में और उनकी लिप रीडिंग करने में। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है मिड ऑफ द 20th century the focus began shifting towards more inclusive practice. The use of American Sign Language gained recognition and there was increased emphasis on understanding the needs of each child rather than imposing a one size fits all approaches। जब हमारी पहले की 20वीं सदी में और 20वीं सदी के मिड टाइम में क्या रहता था कि जो लोगों का ध्यान है और जो एजुकेशन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की ओर बढ़ने लगी थी। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया कि एक चीज़ पर ध्यान ना करते हुए बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, सबके लिए अधिकार मिली।
ठीक है, कि कोई एक दृष्टिकोण नहीं है कि हाँ आपको एक ही चीज़ को लेकर आपको बच्चों के लिए चीज़ों को सिखाना है, कि एक ही आकार किसी का नहीं होना चाहिए, कि मतलब हर एक बच्चे को एक तरीके से नहीं पढ़ाना है, उनके लिए अलग अलग अप्रोचेस का आपको यूज़ करना है, और उनकी ज़रूरतों को समझ बच्चों की ज़रूरतें जो थी उनकी नीड्स को समझने पर, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने पर ज़ोर दिया गया ज़्यादा। ठीक है, और जो श्रवण यंत्र थे उनकी और कोक्लियर इम्प्लांट्स थे, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करके उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव किया गया, और हर एक बच्चे को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1970s एंड 1980s लैंडमार्क legalization such as the Education for All Handicapped Children Act 1975, later known as the Individuals with Disabilities Education Act IDEA, mandated the children with disability, including with hearing and speech disability, have to access a free and appropriate public education. This era marked the beginning of more inclusive educational practice and individualized educational plan IEPS। 1970 और 1980 में क्या जो आपके एक्ट आए थे, एजुकेशनल एक्ट, जो आपका ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रन एक्ट था जो 1975 में आया, और एक एक्ट था आपका इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट। इन दोनों एक्ट में ये चीज़ कहा गई कि जैसे ही और सभी डिसेबिलिटी वाले इंक्लूड हैं, सेम उसी तरह से आपके वो हियरिंग और स्पीच डिसेबिलिटी वालों को भी इंक्लूड किया जाएगा, और उनके लिए भी फ्री और एप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन भी दी जाएगी, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और हर एक चीज़ के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, और उन बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स और बच्चों की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन के लिए वो आईईपी को चुना गया, कि हर एक बच्चे की स्कूल में तो स्कूल के अंदर हर एक बच्चे की आईपी तैयार की जाएगी, जिसमें बच्चे की इंडिविजुअल की हर एक इंडिविजुअल बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन लिखी जा सके। ठीक है, तो ये था आपका 1970 और 1980 में कि क्या क्या चीज़ें की, कि दो एक्ट थे जिसमें और डिसेबिलिटीज़ भी इंक्लूड थी, तो उसी की तरह आप हियरिंग और स्पीच डिसेबिलिटी वाले बच्चों को भी इंक्लूड किया गया, और साथ ही उनको हर एक बच्चों की तरह फ्री और एप्रोप्रिएट एजुकेशन दी गई। ठीक है, नेक्स्ट 1990 एंड 2000 एडवांस इन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग डिजिटल hearing aids and sophisticated cochlear implant provided more opportunities for integration into mainstream classroom. There was also greater emphasis on inclusion, where children with disabilities were educated alongside their peers in regular classroom with appropriate support. 1990 और 2000 में आपकी क्या चीज़ें किस किस चीज़ों में डेवलपमेंट आया, कि उनके एडवांस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए एक डिजिटल हेयरिंग एड्स को प्रोवाइड कराया गया, और सोफिस्टिकेटेड कॉकलियर इम्प्लांट, मतलब जो कॉकलियर इम्प्लांट किया जाता है बच्चों का, वो प्रोवाइड कराया गया, और साथ ही साथ उनको एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी गई, उनको मेन स्ट्रीम क्लासरूम के के अंदर उनको जोड़ा गया। ठीक है, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जोड़ा गया, कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ और नॉर्मल बच्चों की तरह एजुकेशन ले सके। ठीक है, और उनको अप्रोप्रिएट सपोर्ट दिया जाए, कि जैसे उनके रेगुलर पीयर्स, मतलब जो उनके रेगुलर क्लासमेट्स होते हैं, जैसे नॉर्मल बच्चों को भी क्लासेस दी जाती है, सेम उन्हीं बच्चों को उन्हीं की तरह उनको एजुकेशन दी जाए। ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, बच्चों के लिए हियरिंग एड्स बनाए गए। ठीक है, कॉकलियर इम्प्लांट किया गया, और उनको मोर अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। ठीक है, इंटीग्रेशन से हटकर उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा गया, और उनको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर रखा, कि एचआई वाला बच्चा या फिर और डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन दी जाए। ठीक है, और उनको हर एक उनकी नीड्स के अनुसार उनका अप्रोप्रिएट सपोर्ट दिया जाए। ठीक है,
नेक्स्ट आता है 2010 टू प्रेजेंट कि 2010 से लेके अब तक में क्या क्या चीज़ें की गई। द फोकस हैज़ कॉन्टिन्यू टू इवॉल्व टूवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन विद द स्ट्रॉन्ग एम्फोसाइज ऑन इंडिविजुअल सपोर्ट कि अगर आज के टाइम में देखा जाए तो ये उनको हर एक बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन की पर जोर दिया जाने लगा और साथ ही उनकी इंडिविजुअल सपोर्ट जो उनकी इंडिविजुअल नीड्स हैं उनको पूरा किया गया है, ठीक है, और उनको इंडिविजुअली सपोर्ट किया जा रहा है। मॉडर्न अप्रोचेज इंटीग्रेटेड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एज रियल टाइम कैप्शनिंग स्पीच टू टेक्स्ट एप्लीकेशंस एंड enhanced hearing device. There is also greater recognize of the needs of early intervention, family involvement and culturally responsive practice। ठीक है, तो 2010 से लेके अब तक के प्रेजेंट के टाइम में क्या क्या चीज़ें थी कि उनको अपने साथ साथ मतलब उनकी व्यक्तिगत अपने ऊपर फोकस करने के साथ साथ उनको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जोड़ा गया, ठीक है, उनको इंडिविजुअली सपोर्ट दिया गया। साथ ही साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रही बच्चों की असिस्टिव डिवाइस में इम्प्रूवमेंट किया गया, उनको अलग अलग तरीके के हेयरिंग एड्स दिए गए, ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट एप्लीकेशंस दिए कि भाषण से लेकर उनकी पाठ तक की जितनी भी प्रोसेस है वो उनको प्रोवाइड कराया गया। और साथ ही साथ उनकी जो नीड्स है अर्ली इंटरवेंशन कर जैसे बच्चों का अर्ली इंटरवेंशन किया जाता है ना कि हाँ बच्चों को किसी प्रकार की डिसेबिलिटी तो नहीं है कि शीघ्र ही हस्तक्षेप बच्चों का किया जाए। फैमिली को इन्वॉल्व किया गया बच्चे की एजुकेशन के अंदर और उनको उनके समाज उनकी संस्कृति में जोड़े रखा, ठीक है, कि बच्चा अपने सोशली भी और कल्चर के साथ कनेक्ट रहे, ठीक है। ये था हमारा 2010 से लेके प्रेजेंट तक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं करंट ट्रेंड कि आज के टाइम में करंटली क्या चीज़ें और डेवलप हो रही है। द करंट एम्फसाइज इज़ ऑन प्रमोटिंग इक्विटी एंड असेस थ्रू पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स की उन किस करंट के टाइम में किस चीज़ को एम्फसाइज किया जा रहा है, किस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि उनकी इक्विटी को और उनकी पर्सनलाइज्ड जो लर्निंग प्लान्स है कि हर एक बच्चे के व्यक्तिगत लर्निंग प्लान्स बनाए जाए, ठीक है, उनको प्रॉपर एक कहते हैं ना कि भेदभाव नहीं किया जाने, एक समान अवसर हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। सपोर्टिंग द सोशल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट कि बच्चे को सपोर्ट मिलना चाहिए चाहे वो सोशली हो या फिर इमोशनली हो। एंड लेवरेजिंग एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लर्निंग टूल्स टू इन्हांस कम्युनिकेशन एंड लर्निंग आउटकम्स कि उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए उनको डिजिटल लर्निंग टूल्स को प्रोवाइड कराया गया जिससे बच्चे की जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस हो सके और जो लर्निंग आउटकम्स हैं बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है और उसमें बदलाव आ सके, ठीक है। ये है आपका करंट ट्रेंड। तो ये था आपका 1.1, ठीक है। ओवरऑल द evolution reflect a growing understanding of the diverse needs of children with hearing and speech and the commitment to providing more inclusive, supportive and effective educational environment कि इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें ग्रोइंग की गई लोगों की समझ के साथ साथ कि एक डाइवर्स नीड्स को उनको पूरा किया गया, ठीक है। स्पीच हियरिंग और स्पीच डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए उनको मोर इंक्लूसिव एजुकेशन दी गई, ठीक है, सपोर्ट किया गया और इफ़ेक्टिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ी बच्चों की नीड्स बढ़ी उन्होंने उसी हिसाब से बच्चों की एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट आता रहा। ओके, तो ये थी आपकी 1.1। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, काफ़ी ईजिली और शॉर्ट तरीके में मैंने आपको बताई है और काफ़ी कुछ इतना बड़ा नहीं था, ठीक है। इससे पहले की जो मैंने लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें काफ़ी डीपली भी पढ़ाया हुआ है, इसमें मैंने थोड़ा आपको अलग तरीके से पढ़ाया कि शॉर्ट तरीके से आप चीज़ों को जल्दी सीख सको, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन कंसेप्ट नीड एंड इम्पोर्टेंस। इस टॉपिक में आपकी क्या क्या चीज़ें आती है कि बच्चों को शीघ्र ही जांच की जाए और शीघ्र ही उसका हस्तक्षेप किया जाए कि अगर बच्चे के जन्म के टाइम में ही बच्चे की अर्ली आइडेंटिफिकेशन की जाए, ठीक है। अगर आप बच्चे के जन्म से लेकर 6 साल तक की उम्र में अगर बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसके बाद आप इंटरवेंशन करते हैं
तो बच्चे की डिसेबिलिटी को आप रोक सकते हैं, ठीक है। वरना आप उस एज के बाद, उसकी क्रिटिकल एज के बाद अगर हम बच्चे को आइडेंटिफिकेशन कराते हैं, उसके बाद इंटरवेंशन करते हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप बच्चे की डिसेबिलिटी को आप रोक सको, ठीक है। उस क्रिटिकल एज के बाद काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं, बट आप क्रिटिकल एज के अंदर ही अंदर अगर बच्चे के पर रोक इंटरवेंशंस किए जाएँ तो बच्चे को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और बच्चे के डेवलपमेंट में भी काफ़ी अच्छा मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आता है कि बच्चा की जो बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाती है, ठीक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइज एनी डिसेबिलिटी और डेवलपमेंटल वेरिएशन इन अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स एंड टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। की अर्ली आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ को रेफ़र करता है, वो एक प्रोसेस है कि बच्चे की डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज़ किया जाए और बच्चे की डेवलपमेंटल वेरिएशंस जो हैं उसकी अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में ही पता लगाया जाए और उसी समझ के अकॉर्डिंग बच्चे की को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसका इंटरवेंशन किया जाए, ओके। Early identification of learning difficulty or any related and developmental delays can make a huge and a positive difference in a life of children and their families. इसमें क्या है कि अगर आप बच्चे का जल्द ही जल्द उसकी डिफ़िकल्टी जो उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है या डेवलपमेंटल डिलेज़ जो बच्चे में डेवलपमेंट में कोई कमी आ रही है कि बच्चे का डेवलपमेंट उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, उस चीज़ में अगर आप बच्चे का जल्द से जल्द अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चे पर और बच्चे की फैमिली को काफ़ी पॉजिटिव डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि बच्चे पे अगर आप उसकी अर्ली क्रिटिकल एज में ही बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को पता लगा लेते हैं और उसका डेवलपमेंटल डिले मतलब कि बच्चे का डेवलपमेंट देरी से क्यों हो रहा है इस चीज़ का अगर आप पता लगा लेते हो तो उसमें इंटरवेंशन करके आप बच्चे का को एक पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। आप उसके अलग अलग इंटरवेंशंस कर सकते हो कि जिससे बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कर सके और उसकी जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है उसको हम बच्चा उन चीज़ों को कवर कर सके, ठीक है। प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन टीचर्स आर एट एन एडवांटेजेस पोजिशन टू catch the early signs and symptoms of developmental delays or disability to identify children who are at risk in learning and school. इसमें क्या है कि बच्चे की आप एक प्री स्कूल एज और एक किंडरगार्टन एज में ही अगर आप बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके उसके सिम्टम्स को पता लगा लेते हैं, उसकी डिसेबिलिटीज़ को पता लगा लेते हैं, उसमें क्या होता है कि फिर आप बच्चे की जो लर्निंग रिस्क है उसको आप कम कर सकते हो, उनको पहचान सकते हो कि बच्चे की प्री स्कूल एज पे ही या फिर किंडरगार्टन एज पे ही आप बच्चे की आइडेंटिफिकेशन कर कर उसकी पहचान कर लें कि बच्चे को किसी प्रकार की डिसेबिलिटी तो नहीं है या फिर किसी प्रकार की कोई लर्निंग मतलब उसको लर्निंग में कोई डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह से उसकी प्री स्कूल और किंडरगार्टन की एज में ही अगर पता लग जाता है तो जो टीचर्स है उन चीज़ों टीचर्स को उसकी फैमिली को काफ़ी हेल्प मिलती है कि टीचर उसके डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प करती है और उसकी जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है उनमें काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चे की स्टार्टिंग में ही अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर कर उसकी डिसेबिलिटीज़ का पता लग जाता है तो फैमिलीज़ और टीचर उसी के अकॉर्डिंग बच्चे पर काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है टीचर नीड टू बी अवेयर ऑफ सिम्टम्स एंड शेयर देयर ऑब्जर्वेशन एंड कंसर्न विद पेरेंट्स एंड अदर स्कूल स्पेशलिस्ट। इसमें क्या है कि एक स्कूल की टीचर है कि अगर बच्चे टीचर को पता है कि बच्चे को इस प्रकार की डिसेबिलिटी है या इस चीज़ में बच्चे को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ में अगर टीचर जल्द से जल्द इन सिम्टम्स के बारे में पता लगा लेती है तो उनकी एक ड्यूटी बनती है कि बच्चे का ऑब्जर्वेशन करके वो बच्चे के पेरेंट्स को बताए, जो अदर स्कूल स्पेशलिस्ट हैं या अदर स्कूल के जो टीचर्स हैं, स्कूल के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी मतलब स्कूल के जो बड़े लेवल पर स्कूल स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको अगर वो पहले से ही पहले बच्चों के बारे में अवेयर कर दे, उसके बारे में जानकारी दे दे तो काफ़ी सही रहता है, ठीक है। क्योंकि हर एक टीचर्स को पता होता है अपने बच्चे का कि बच्चे को किस चीज़ में दिक्कत है, कि बच्चा कहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है,
ठीक है, उन्होंने अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन अपना कर लिया बच्चे का, उन्होंने एक प्री स्कूल एज में बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लिया, तो वो क्या करती है कि उस चीज़ पर वो काम करती है कि बच्चे को अगर इस चीज़ में डिफ़िकल्टी है तो वो उस पर क्या करेगी, वर्क करेगी कि बच्चा उस चीज़ में उस गलती को दोबारा ना करे और काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सके। तो इन चीज़ों के बारे में और उसके बच्चे की डिसेबिलिटी के सिम्टम्स के बारे में अगर टीचर्स को पता है, उस चीज़ के लिए टीचर्स को अवेयर रहना चाहिए और साथ ही साथ बच्चे की फैमिलीज़ को भी अवेयर करना चाहिए। ठीक है, द नीड्स ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ हाईली रिलेटेड टू पोटेंशियल्स. Children who may initially have been thought to have lower intelligence than their peers may have normal intelligence but may have some other difficulty or different style approaches of learning that prevents them from reaching their potential. अब इस पॉइंट में क्या किया गया है कि जो नीड्स ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन है वो बच्चे की क्षमताओं से अधिक होती है, कि बच्चे को अगर आप उसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन आप कर लेते हो, आप उसकी शुरुआत में ही बच्चे की डिसेबिलिटी के बारे में जान पाते हो, उसकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में आप जान पाते हो, तो टीचर्स या फिर पेरेंट्स और स्कूल उस चीज़ पर वर्क करता है कि जिससे वो, जैसे आपने किस प्रकार से बच्चे की इंटेलिजेंसी में कमी है कि अपने पीयर के अकॉर्डिंग बच्चे का जो दिमाग है वो थोड़ा कम है, तो आप उस चीज़ पे जो टीचर क्या होगा वो उस चीज़ पर वर्क करेगा। ठीक है, और उनकी जो बुद्धि है वो सामान्य भी हो सकती है, पर लेकिन जो उसे सीखने में कठिनाइयाँ आएँगी, वो एक अलग-अलग प्रकार से उसको फ़ेस कर सकता है, कि बच्चा उस जगह काफ़ी प्रॉब्लम फ़ेस कर सकता है कि अगर क्योंकि अगर उसका जो फ्रेंड है वो नॉर्मल इंटेलिजेंसी है उसकी, काफ़ी ठीक है, तो वो चीज़ों को जल्दी कैच करेगा, बट उस अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग अगर बच्चे में उसकी इंटेलिजेंस लेवल कम है, तो उसमें क्या होगा कि उसको सीखने में डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से करे, और वो करेगा। ठीक है, तो वो उसकी जो उसकी जो उनके उसकी जो रियल एबिलिटी है, उस तक उसको पहुँचने में काफ़ी रोक सकता है, उसमें काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट उस पर डाल सकता है। ठीक है, तो इसलिए अर्ली आइडेंटिफ़िकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब होता है कि जब आप अर्ली आइडेंटिफ़िकेशन बच्चे का उसके क्रिटिकल एज में ही कर लो। नेक्स्ट आपका आता है अर्ली हेल्प कैन ऑफर चिल्ड्रन द सपोर्ट नीडेड टू रीच देयर फुल पोटेंशियल. इट कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ चिल्ड्रन लाइफ एंड अनेबल देयर टू परफॉर्म बेटर एट स्कूल एंड इन लाइफ लेटर. इसमें क्या है कि अगर आप बच्चे का अर्ली ही आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो और अर्ली ही इंटरवेंशन आप कर लेते हो, तो बच्चे के उसकी एबिलिटीज़ तक पहुंचने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, बच्चों के की जो लाइफ क्वालिटी है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर पाता है, और बच्चे के स्कूल और स्कूल के बाद वाली जो एज है उसमें भी काफ़ी उसको पॉजिटिव अफेक्ट्स पड़ आते हैं, उसमें काफ़ी वो अपनी उस लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला पाता है और उनकी एबिलिटी तक उसको पहुंचा पाता है. ठीक है, in order to diagnose a learning disability, it is necessary to establish that the child is expressing an unexpectedly high level of difficulty in a particular academic area. For example, it is recognized that children with dyslexia will not generally have ongoing difficulties reading accurately and fluently. Is not really easy to judge about academic performance too early, as all children make mistakes when they first start learning to read, spell, write and calculate. इस वाले पॉइंट में क्या है कि आप बच्चे की आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन करते हैं या फिर इंटरवेंशन करते हैं, उस दौरान अगर आप बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी का डायग्नोस करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको इस चीज़ के बारे में आपको पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि बच्चा सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर किस चीज़ पर डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रहा है. ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपका दिया गया है कि डिसलेक्सिया वाले बच्चों का कि अगर बच्चों को यदि डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा रीडिंग नहीं कर पाता एग्जैक्टली और फ्लुएंटली तरीके से उसको रीड नहीं कर पाता. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग के बच्चे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ना लिखना इतना ईजिली नहीं सीखते हैं. ठीक है, काफ़ी एफर्ट्स के बाद बच्चा काफ़ी कुछ टाइम के बाद चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करता है, तो बच्चे की उस स्टार्टिंग की एज में यह पता लगाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि बच्चा किस चीज़ में लर्निंग डिसेबिलिटी है, कि कौन से किस लेवल पर वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है. ठीक है, तो ये काफ़ी हार्ड भी हो जाता है.
जैसे आप कर सकते हो कि बच्चा स्टार्टिंग में अगर जब रीड करना स्टार्ट करता है, स्पेलिंग्स को पढ़ना स्टार्ट करता है या फिर लिखना सीखता है, चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखता है, तो उस पार्ट पे वो फर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स भी करता है और काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी फेस करता है, ईजिली उसको कवर नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम डायग्नोस करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी का, तो उस पार्ट पर आकर टीचर्स या फिर कोई भी अदर उनके फैमिली भी हो सकती है, वो उस चीज़ पर काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस कर सकते हैं कि बच्चे को सीरियसली कोई हाई लेवल पर या फिर उस चीज़ की लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं, अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी का डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 1.2 जिसमें आपने अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन के बारे में जाना। आई होप आपको काफ़ी इजी और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने कोई इतना हार्ड तरीके से नहीं समझाया। नोट्स की लैंग्वेज भी आपकी काफ़ी इजी है, जो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप अपने एग्ज़ाम टाइम पर आप इन नोट्स को 2 से 3 बार रीड करोगे तो आपकी ईजिली चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर करना। ओके, नेक्स्ट है 1.3 इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज मीनिंग टाइप्स एंड रोल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। कि आपको उसमें बताना है कि इंटरवेंशन करने की ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हो सकती है। ठीक है, उसका मीनिंग बताना है और आपको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के टाइप्स बताने हैं और क्या उसका रोल है वो आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अर्ली इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन हु हैव डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स is the systematic and planned efforts to promote development through a series of manipulation of environmental or experiential factors initiated during the first 5 year of life। इसमें क्या है कि बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन आप स्टार्टिंग के 5 या 6 साल तक की उम्र में आप इंटरवेंशन करते हैं, तो बच्चे के सबसे ज़्यादा उसके डेवलपमेंट को एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे और वो उस चीज़ की जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है उसको काफ़ी कम कर देंगे। तो बच्चे के 5 से 6 साल की उम्र में ही अगर आप इंटरवेंशन कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन करके, तो बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, और इतने एफर्ट्स भी उसमें नहीं लगते हैं, क्योंकि जितना एफर्ट्स आप क्रिटिकल एज की बात करते हो, क्योंकि क्रिटिकल एज के अंदर अंदर ओवरऑल बच्चे का ज़्यादातर विकास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि क्रिटिकल एज में जो बच्चे का विकास है वो थोड़ा तेज़ी से होता है, उसके बाद वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती रहती है उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे के को क्रिटिकल एज के अंदर ही आप आइडेंटिफिकेशन जल्द से जल्द आप इंटरवेंशन करते हो, तो सबसे ज़्यादा आपको उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे आप वो एज अ टीचर मान लो या आप एज अ फैमिली मान लो। ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन इज अ सिस्टम ऑफ सर्विसेज दैट हेल्प बेबीज एंड टॉडलर विद डेवलपमेंटल डिलेज और डिसेबिलिटी। की अर्ली इंटरवेंशन क्या है, एक सिस्टम ऑफ सर्विसेज है कि जहाँ पर बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, उनके बेबीज़ को या टॉडलर एज वाले बच्चों को जो उनके डेवलपमेंट डिलेज और डिसेबिलिटीज़ पर अफेक्ट डालती हैं, उस चीज़ में इम्प्रूव लाने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराना। अर्ली इंटरवेंशन फोकसेस ऑन हेल्पिंग eligible babies and toddlers learn the basic and brand new skills that typically develop during the first 3 years of life। कि बच्चे को कि अर्ली इंटरवेंशन किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है कि बच्चे के 3 साल या 5 साल की उम्र तक बच्चा सबसे ज़्यादा नई नई स्किल्स को सीखता है और उसकी नई नई स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो उन चीज़ को सबसे ज़्यादा वो उसके लिए हेल्पफुल रहता है कि बच्चा अपनी अगर बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन करते हैं स्टार्टिंग में ही, तो बच्चा अपने स्किल्स जो उसकी न्यू लर्निंग स्किल्स होती है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला पाता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट 3 ईयर्स बोली हुई है, काफ़ी जगह जो क्रिटिकल एज है वो 0 to 3 ईयर्स भी दी हुई है और 0 to 6 ईयर्स भी दी हुई है। ठीक है, बट आपकी जो 0 से 6 या 5 ईयर्स तक की जो एज है वो ऐसे एज है कि जहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा न्यू स्किल्स को अडेप्ट करता है। ठीक है, और उसकी न्यू स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि फिजिकल में क्या कौन कौन सी उसकी स्किल्स आती है, रिचिंग, रोलिंग, क्रॉलिंग एंड वॉकिंग, ये सब चीज़ क्या आती है उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में आती है।
कॉग्निटिव में कौन सी होती है? थिंकिंग, लर्निंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये आपकी क्या होती है? जो उसके माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है वो आपकी किस में आती है? कॉग्निशंस में आती है। कम्युनिकेशन में कि बच्चा टॉकिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, बच्चा अपनी भाषा को सीखना स्टार्ट करता है, शब्दों को बोलना स्टार्ट करता है, अपने आसपास के या अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से बात करना स्टार्ट करता है। ठीक है। सोशल इमोशनल, प्लेइंग, फीलिंग सिक्योर एंड हैप्पी, कि बच्चा सोशल एंड इमोशनली अपने एनवायरनमेंट में रहकर काफ़ी प्लेइंग मतलब खेलता है, फीलिंग सिक्योर फील करता है और हैप्पी फील करता है। तो इस चीज़ की जो स्किल्स होती है, उसकी जो ये डेवलपमेंट होता है इस टाइप का, वो अर्ली इंटरवेंशन करने के दौरान अगर आप करते हैं तो उस टाइम पर वो स्किल्स सबसे ज़्यादा डेवलप हो पाती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन अर्ली क्रिटिकल एज में ही कर लो। ठीक है। और सेल्फ हेल्प की, वो अपने आप के सेल्फ हेल्प करता है कि बच्चा ईटिंग मतलब अपने आप से खाना सीखता है, ड्रेसिंग करना सीखता है। ठीक है। अपने आप से स्टडी करना सीखता है। ये सब चीज़ आपकी किस में हो जाती है? सेल्फ हेल्प में हो जाती है। Next, a disciplinary teamwork. The model involves a group of professionals working independently with the family and having minimal interaction with one another. Each specialist conducts their own assessment, develops discipline-specific goals, and works directly with the child to remediate weakness identified in their assessment. The advantages of this model is that it maximizes the specialist skills of the different professional discipline. मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क क्या होता है कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक मॉडल होता है जिसमें एक ग्रुप रेडी किया जाता है जो बच्चे की फैमिली या फिर अदर उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ वर्क करता है। उनके साथ एक लाइक आप कर सकते हो ना कि एक मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है, एक वर्क करते हैं उनके साथ कि जिससे जो बच्चे जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो खुद का एक अपना असेसमेंट करते हैं कि फैमिलीज़ के रिव्यू के द्वारा कि जो अपने बच्चों की जो फैमिलीज़ है उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो रिव्यू देते हैं। ठीक है। उसमें लाइक रिव्यू टाइप आप मान सकते हो, क्योंकि अगर आप बच्चों पेरेंट्स के साथ आप बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक टीम में वर्क कर रहे हो, तो उनकी पेरेंट्स पेरेंट्स के थ्रू वो एक अपना इस वर्क के थ्रू वो अपना एक ऑन असेसमेंट मतलब अपना खुद का असेसमेंट कर पाते हैं और अपनी खुद की जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो कमज़ोरियाँ हैं उसको आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं और फिर उसको आइडेंटिफ़ाई करने के बाद वो बच्चे के साथ डायरेक्टली वर्क करते हैं। और इस मॉडल का जो एडवांटेजेस होता है, इस मॉडल का एडवांटेज एक ये होता है कि जो स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो अपने स्किल्स का असेसमेंट कर पाते हैं और उनमें वो इम्प्रूव कर पाते हैं। ठीक है। तो इस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क का बेसिकली यही मीनिंग होता है कि वो बच्चे की फैमिली के साथ वर्क करते हैं, जिस वर्क के थ्रू वो अपना खुद का एक असेसमेंट कर पाते हैं और अपनी कमजोरियों जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ है उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद वो बच्चे के साथ वर्क करते हैं और अपनी स्किल्स पे अपनी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उन पर वर्क करते हैं। तो ये क्या होता है आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क होती है कि जिसमें वो अपना खुद का असेसमेंट करके अपने डिफ़िकल्टीज़ पर वर्क करते हैं, बच्चे के साथ वर्क करते हैं और अपनी जो उनकी न्यू स्किल्स है उनको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम वर्क टुगेदर टू examine the strength and needs of the student with physical disability or other health impairment. They determine what the student needs physically, mentally, and emotionally. They also assess the student and determine where they are academically. ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी के मेंबर्स होते हैं वो एक साथ वर्क करते हैं, बच्चे की स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, अपने खुद की स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, जो बच्चे की फिजिकल डिसेबिलिटीज़ या बच्चों को भी एक हेल्थ इम्पेयरमेंट है उस चीज़ की नीड्स को जानकर वो उस चीज़ पर क्या करते हैं? वर्क करते हैं और बच्चे की फिजिकली, मेंटली और इमोशनली नीड्स को फुलफिल करते हैं। दे ऑल्सो असेस द स्टूडेंट एंड डिटरमाइन देयर वे आर अकेडमिकली। ठीक है। साथ ही बच्चे का असेसमेंट करते हैं कि बच्चा अपना किस लेवल पर वो है। कि इस मल्टीडिसिप्लिनरी टीम वर्क के साथ क्या होता है कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपना खुद का तो ऑन असेसमेंट करते ही करते हैं,
साथ ही बच्चे का भी करते हैं कि बच्चे को चाहे वो फिज़िकल डिसेबिलिटी का हो या फिर किसी भी उसको हेल्थ इम्पेयरमेंट हो, तो उसकी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं, बच्चे की स्ट्रेंथ को जानते हैं और उनका असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करके वो पता लगाते हैं कि बच्चा अपने एकेडमिक एरिया में कौन से लेवल पर है। ठीक है, तो ये होता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क का, कि खुद का भी असेसमेंट होता है और बच्चे का भी वो असेसमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 1.4 एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर द ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी। सुनने और बोलने में असक्षम बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं। इसमें आपको क्या करना है कि जो सॉरी इसमें क्या है आपका कि हियरिंग और स्पीच डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए ऐसी कौन कौन से एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर सके, उनके एजुकेशनल नीड्स को फुलफ़िल कर सके, तो आप उसके बारे में आप इसमें जानोगे। ठीक है, चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी ऑफन वे यूनिक नीड्स दैट रिक्वायर टॉलरेट अप्रोचेज। कि जो सुनने और बोलने वाले सक्षम बच्चे होते हैं उनकी ऐसी काफ़ी सारी एजुकेशनल नीड्स होती है जिनको फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे कि फ़र्स्ट आपकी इसमें है आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, अ लीगली मैंडेटेड प्लान दैट आउटलाइन स्पेसिफिक एजुकेशनल गोल्स एंड सर्विसेज फॉर द चाइल्ड एंड टॉलरेट टू देयर नीड्स। कि आईपी क्या होती है कि एक ये कानूनी रूप से बच्चों मतलब ये गवर्नमेंट की साइड से ही ये आईपी की जो प्लान है ये दिया गया है कि हर एक टीचर्स को बच्चों की आईपी प्रिपेयर करनी है जिसमें बच्चे की इंडिविजुअली सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, लिखा जाता है, उनके एजुकेशनल गोल्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में कि बच्चे की नीड्स क्या हैं, बच्चा किस लेवल पर है, बच्चे को कहाँ डिफ़िकल्टीज़ है। मतलब जो बच्चे की सारी जो इंडिविजुअल नीड्स होती है, इंडिविजुअली बच्चे का एक प्लान प्रिपेयर किया जाता है आईपी में। ठीक है, आप सभी को पता है, आप सभी अपने कोर्स में एक आईपी प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अब बच्चे एक ही बच्चे के साथ एक बच्चे को लेकर आप उसके बारे में सब चीज़ डिटेल लिखते हैं कि बच्चे को कहाँ डिफ़िकल्टीज़ है, क्या-क्या उसकी नीड्स है, कौन-कौन से आपको मेथड्स बच्चों के साथ अपनाने हैं, उनके को टीच करने के लिए। तो ये सब क्या होता है कि उनकी इंडिविजुअली बच्चे के बारे में आप उसमें लिखते हो। पूरा प्लान उसका प्रिपेयर इस पे किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, अडेप्टेशन इन टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल इंक्लूडिंग द यूजिंग ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड विजुअल एड्स टू सपोर्ट लर्निंग। कि स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस क्या है कि हर एक टीचर्स को अपनी टीचिंग में अडेप्टेशंस करना चाहिए। ठीक है, अपनी मेथड्स में अडेप्टेशंस करना चाहिए, मटेरियल्स जो आप बच्चे को जिन टीएलएम्स के थ्रू बच्चे को आप टीच करते हैं उनमें आपको अडेप्टेशंस करना चाहिए, और जो उनकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस हैं उन वो बच्चों को प्रोवाइड कराने चाहिए। ठीक है, विजुअल एड्स होने चाहिए, उनको प्रॉपर सपोर्ट लर्निंग मिलना चाहिए। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस उनको दिए गए हैं कि एक एचआई और स्पीच डिसेबिलिटीज़ या फिर कोई भी अदर डिसेबिलिटीज़ है उनके साथ ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चों की क्लास लेवल के अनुसार उनके मेथड्स, टीचर्स को मेथड्स फॉलो करनी चाहिए कि किस मेथड से आप बच्चे को टीच करा सकते हैं कि हर एक बच्चा उस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, रेगुलर सेशन विद द स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। कि उनको रेगुलर सेशंस दिए जाने चाहिए स्पीच लैंग्वेज थेरेपीज़ के द्वारा। कि एक स्पीच और लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं। ठीक है, बच्चों को रेगुलर सेशंस प्रोवाइड कराने चाहिए कि जिससे बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है हियरिंग एड और कोक्लियर इम्प्लांट प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिवाइस दैट असिस्ट विद हियरिंग एंड इज इफ एप्लीकेबल। कि अगर आप बच्चे के को हियरिंग की प्रॉब्लम है तो उनको प्रॉपर हियरिंग एड दिया जाना चाहिए। अगर बच्चे की जो डिग्री है, हियरिंग लॉस डिग्री अगर वो ज़्यादा है तो बच्चे के उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनके प्रोविजंस के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए उनका कोक्लियर इम्प्लांट किया जाना चाहिए। ठीक है,
अगर एप्लीकेबल हो बच्चे के ऊपर जब भी कोक्लियर इम्प्लांट किया जाना चाहिए, अगर नहीं है तो आप बच्चे को हियरिंग एड प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कोक्लियर इम्प्लांट क्यों किया जाता है। ठीक है, प्लीज़ कमेंट में मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना कि जिस बच्चे को जो भी पता है कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि बच्चे का कोक्लियर इम्प्लांट क्यों किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ, क्लासरूम एकोमोडेशंस मॉडिफिकेशन सच एज प्रोफेशनल सेटिंग सीटिंग कैप्शनिंग सर्विसेज एंड साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटेटर इंटरप्रेटेटर साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर्स टू फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग। कि क्लासरूम में एकोमोडेशंस किया जाना चाहिए, मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग, एक प्रॉपर आपका सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, उनको एक सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर होना चाहिए उनकी लर्निंग को अफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू यू, आप किस तरह से, अगर आप टीचर हैं, आप टीचर तो हैं ही, आप ऑब्वियस आप स्पेशल एजुकेटर हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू आप किस तरह से क्लासरूम में मॉडिफाई कर सकते हो, किस किस तरह के आप अडेप्टैशंस कर सकते हो, वो भी आप मुझे शॉर्ट तरीके में अपने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, supportive environment, a learning atmosphere that promote inclusion and understanding, ensuring that social and emotional needs are also addressed। उनकी उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, उनको एक लर्निंग एटमॉस्फेयर इस तरह का मिलना चाहिए कि जो उनके जो इंक्लूजन को प्रमोट करे, उनके अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करे और उनको सोशली और इमोशनली जो नीड्स है उनको इम्प्रूव कर सके। कि इस तरह का आपका जो बच्चे का क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो उस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे को मिलना चाहिए। क्लासरूम हो या आउटसाइड द क्लास हो, बच्चे को इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए कि बच्चे की वो सोशल इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल कर सके। ठीक है, बच्चा सोशली अपने एनवायरनमेंट के साथ रहकर या एनवायरनमेंट में रहकर वो अपने आप में लो फील ना करे, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पेरेंटल एंड केयर गिवर इन्वॉल्वमेंट। की एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द चाइल्ड एजुकेशनल प्लानिंग एंड प्रोग्रेस टू सपोर्ट लर्निंग एट होम एंड स्कूल। की जो उनकी पेरेंटल होती है और जो केयर गिवर होती है, कि जो बच्चे की देखभाल करती है, उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चे की एजुकेशन के अंदर। और उनकी उन एजुकेशन के अंदर अगर फैमिली का, स्कूल का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है बच्चे के साथ, तो बच्चा उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाता है। ठीक है, जिसको हम सपोर्ट लर्निंग बोलते हैं, कि बच्चों को सपोर्ट लर्निंग मिलनी चाहिए। ठीक है, बस बच्चा अलोन फील ना करे। ईच चाइल्ड्स नीड्स आर यूनिक, सो इट इज़ एसेंशियल टू रेगुलरली रिव्यू एंड एडजस्ट देयर एजुकेशनल प्लान टू इंश्योर इट मीट्स देयर इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या है कि हर एक बच्चे की जो नीड्स होती है वो अपनी अलग अलग यूनिक होती है, डिफरेंट होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रेगुलरली टीचर्स को अपने एजुकेशनल प्लान्स में एडजस्टमेंट करना चाहिए बच्चे की रिव्यू के द्वारा, और बच्चे की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको उनको अपने एजुकेशन प्लान्स में चेंजेस लाने चाहिए, और जिससे आप उसकी जो बढ़ती आवश्यकता है आप उनको फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, तो ये था आपका 1.4, जिसमें आपने क्या पढ़ा कि बच्चे की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स कौन, एचआई और स्पीच डिसेबिलिटी की कौन कौन सी ऐसी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है जो आप फुलफ़िल बच्चे की कर सकते हो। तो वो काफ़ी इजी तरीके से और काफ़ी शॉर्ट तरीके से आपने इसमें समझा है। ठीक है, आपको इस यूनिट के नोट्स आपको काफ़ी इजी मिले हैं। आप इनको 2 से 3 बार अगर आप रीड भी करते हो तो आपको पूरा जो यूनिट है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने आपकी पूरी यूनिट ही कवर कर ली, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट यूनिट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपकी पूरी ही यूनिट आपकी कवर कर ली इसमें। तो लास्ट पॉइंट आपका रहता है 1.5, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल रेडीनेस। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 1.5, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल रेडीनेस। विद्यालय की तैयारी की आवश्यकता एवं महत्व। की विद्यालय की तैयारी की आवश्यकता क्यों है और क्या इसकी महत्वता है, आपको वो इसमें जानना है। स्कूल रेडीनेस इज़ क्रूशियल एज इट सेट द फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड फ्यूचर एंड एकेडमिक एंड सोशल सक्सेस।
कि स्कूल रेडीनेस सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है कि जो बच्चे के चाइल्ड मतलब बच्चे के फ्यूचर के लिए जो उसकी एकेडमिक नीड्स होती है, उनकी एकेडमिक चीज़ों के लिए और सोशल सक्सेस के लिए एक नींव होती है, जो बच्चे की नींव को उसकी एक फाउंडेशन लाइन जो होती है उसको तैयार करती है। ठीक है, बच्चे को फर्स्ट है आपका एकेडमिक सक्सेस। चिल्ड्रन हु आर स्कूल रेडी आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल द करिकुलम एंड लर्निंग एनवायरनमेंट लीडिंग टू हायर एकेडमिक अचीवमेंट। इसमें क्या है कि बच्चा अपने एकेडमिक चीज़ों के लिए अगर प्रिपेयर रहता है, ठीक है, स्कूल के करिकुलम को, लर्निंग एनवायरनमेंट को काफ़ी हायर हायर लेवल पर अगर वो बच्चा प्रिपेयर है, काफ़ी अपनी जो उनकी एनर्जी है बच्चे की काफ़ी पॉजिटिव रहती है चीज़ों को सीखने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा अगर अपने स्कूल के लिए पॉजिटिवली प्रिपेयर रहता है तो बच्चा अपने काफ़ी हायर लेवल पर अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल स्किल्स। रेडीनेस इंक्लूड्स डेवलपिंग सोशल स्किल्स सच एज शेयरिंग, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरेक्शन विद पीयर विच आर एसेंशियल फॉर पॉजिटिव क्लासरूम एक्सपीरियंसेस। कि जो उसकी सोशल स्किल्स क्या होती है कि जो रेडीनेस होती है वो बच्चे की सोशल स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट रहती है कि बच्चा अगर स्कूल के लिए तैयार है तो बच्चे स्कूल में अगर बच्चा जाता है तो काफ़ी अपने टीचर्स के साथ, अलग अलग बच्चों के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है, जिससे उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो हो पाता है। ठीक है, और काफ़ी अपनी अलग अलग चीज़ों को शेयर करता है, काफ़ी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस बच्चे को मिलते हैं और अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शंस करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो बच्चे को काफ़ी पॉजिटिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है कि बच्चा अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस को क्या कर पाते फील कर पाते हैं कि अगर वो सोशल स्किल्स, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल के लिए प्रिपेयर है, स्कूल में बच्चा क्या होता है कि अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट करता है, अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करता है, जो अदर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करता है, तो बच्चे की जो सोशल स्किल्स होती है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इमोशनल एडजस्टमेंट। बीइंग प्रिपेयर हेल्प चिल्ड्रन अडेप्ट to the school environment and manage separation from parents, reducing anxiety and fostering emotional resilience। इसमें क्या होता है कि इमोशनल एडजस्टमेंट कि बच्चा अगर स्कूल के लिए प्रिपेयर है तो बच्चा अपने इमोशंस का एडजस्टमेंट करना सीखता है कि वो अपने पेरेंट्स, वो किन किन चीज़ों में अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को इस तरह से अडेप्ट करता है कि वो अपने पेरेंट्स के बिना अब चीज़ों को मैनेज करना सीखता है। ठीक है, बच्चे की एनजाइटी को रिड्यूस करता है, जो उसकी जो फोस्टरिंग इमोशनल रिलायंस है उस चीज़ में भी वो काफ़ी उसकी जो उसके इमोशंस होते हैं, जो उसकी भावनाएं होती हैं, उन चीज़ को बढ़ावा देने में भी काफ़ी मतलब उसको इम्प्रूव करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अर्ली स्किल्स सच एज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आर डेवलप्ड लाइंग द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। की जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है कि अर्ली स्किल्स जो होती है सीखने की, जो शुरुआती सीखने की जो स्किल्स होती है जिसमें बच्चा अपनी लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स को सीखता है, उनका डेवलप करता है, तो वो बच्चे की क्या होती है कि बच्चे की जो स्टार्टिंग की लाइन होती है वो उसको प्रिपेयर करता है और बच्चों को आगे फ्यूचर लर्निंग के लिए प्रिपेयर करता है कि बच्चा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती है उसमें वो काफ़ी सही रहता है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट बच्चा ला पाता है क्योंकि उसकी अर्ली स्किल्स ऐसी होती है कि जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। ठीक है, और जो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प रहती है कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है, मतलब बच्चे की कोई भी आप प्रॉब्लम देते हो या कोई भी ऐसी स्थिति या कोई भी ऐसे टास्क आप देते हो तो बच्चा उसको ईजिली सॉल्व कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिहेवियरल रेडीनेस। चिल्ड्रन हु आर स्कूल रेडी फॉर जर्नली बेटर एट सेल्फ रेगुलेशन विच हेल्प देम फॉलोइंग क्लासरूम रूल्स एंड रूटीन्स। कि बिहेवियरल रेडीनेस क्या होता है कि बच्चा अगर स्कूल के लिए तैयार रहता है तो बच्चा क्या होता है कि जर्नली वहाँ पर एक सेल्फ रेगुलेशंस के बारे में सीखता है कि किस तरह से वो, क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चों को क्लासरूम के अंदर रूल्स और रूटीन के बारे में सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको अपने सेल्फ रेगुलेशंस को बेहतर बनाना है, जिससे बच्चे के बिहेवियर में काफ़ी मॉडिफिकेशन या फिर इम्प्रूवमेंट होता है।
Parental confidence, school readiness can also ease parents' concern, easy parents' concerns, allow, allowing them to support their child's transitions more effectively. इसमें अगर बच्चा स्कूल के लिए रेडी होता है तो पेरेंट्स का भी क्या होता है, पेरेंट्स का भी जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ट होता है कि बच्चा अपनी ही चीज़ों को करना सीखता है, बच्चा स्कूल के लिए तैयार होता है, बच्चा अपने फ्यूचर के लिए तैयार होता है। ठीक है, जिससे पेरेंट्स की जो चिंताएं होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा चीज़ों को खुद से करना सीखता है स्कूल के अंदर। इसलिए इस बच्चों को स्कूल के लिए प्रिपेयर करना, रेडी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, तो सबसे ज़्यादा कि हर एक बच्चे को अर्ली ही एज से स्कूल के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ओवरऑल स्कूल रेडीनेस हेल्प इंश्योर दैट चिल्ड्रन स्टार्ट देयर फॉर्मल एजुकेशन विद द स्किल्स एंड एटीट्यूड्स नीड्स टू सक्सेड एंड सोशली। कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्कूल रेडीनेस क्या है, कि स्कूल रेडीनेस बच्चे की इस चीज़ में हेल्प करती है कि बच्चा स्टार्टिंग से लेकर अपने फॉर्मल एजुकेशन को अचीव करता है, अपनी जो स्किल्स है उनमें इम्प्रूव करता है, अपनी एटीट्यूड नीड्स को सीखता है और अपने एकेडमिकली और सोशली चीज़ों को अचीव करता है। तो इसलिए बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होना ज़रूरी है। आज के टाइम में तो सबसे ज़्यादा हर एक बच्चे के लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हाँ होती है आपकी यूनिट ख़त्म। यूनिट 1 आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। 1.1 से लेके 1.5 तक मैंने आपको काफ़ी इजी तरीके से ये यूनिट समझाई है और काफ़ी शॉर्ट तरीके से, कोई लेंथी इतने नोट्स नहीं थे। ठीक है, कोई भी पॉइंट्स इतना लेंथी नहीं था जो आपको काफ़ी बोरिंग या फिर लेंथी लगे कि हाँ काफ़ी बड़ा है। सारे ही नोट्स मैंने आपको बिल्कुल एप्रोप्रिएट दिए हैं कि जो आपके टॉपिक में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर्स या फिर नोट्स आपको उसमें दिए हैं। ठीक है, कोई फालतू की बात नहीं है, कोई फालतू की चीज़ें इसमें मैंने ऐड नहीं करी है। ठीक है, और आई होप आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आए होंगे। और जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे वो क्वेश्चन मुझे ज़रूर बताना कि आप एज अ टीचर किस तरह से अपनी क्लास में अडेप्टेशंस कर सकते हो, कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और सेकंड क्वेश्चन क्या था कि आप कोक्लियर इम्प्लांट बच्चे का क्यों ज़रूरी है और कब किया जाता है। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ओके, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़। मुझे आप लोग ऐसे सपोर्ट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी आप ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा और मैं भी आपकी इसी तरह से हेल्प करती रहूँगी। ओके, अब इसकी हम नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैं आपकी इसकी नेक्स्ट यूनिट भी आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, पहले ये वाला पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम सेकंड पेपर कोई लेंगे, जो भी कोई पेपर होगा या फिर वो कॉमन पेपर होगा या फिर वो IDD HI VI वाला पेपर होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं सबके एक एक पेपर कवर आपके कराती जाऊंगी शॉर्ट तरीके से। ठीक है, नोट्स भी बिल्कुल आपके अप्रोप्रिएट होंगे, कोई ऐसे नोट्स नहीं होंगे काफ़ी बड़े या जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, और नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मेरे चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगी। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूँगी, या फिर आप मेरे चैनल पर जब जाओगे वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ये PDF मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर शेयर कर दूँगी। ओके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, मैं भी आपकी ऐसे ही हेल्प करती रहूँगी। थैंक यू।